Okay, so once again a very good afternoon to all of you. Today we are going to study in the last lecture what we studied. एक बार उसको रिवाइंड करते फिर उससे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कि AC थ्रू कैपेसिटर हमने पढ़ा था और हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि एक कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2. ठीक है, हमें ये भी पता लग गया था कि वोल्टेज करंट से पीछे चलता है कैपेसिटर में, यानी करंट जो है वो π/2 फेज आगे चलता है वोल्टेज से. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर में तो करंट क्या होता है, π/2 फेज आगे चलता है और इंडक्टर में जो करंट है वो π/2 फेज पीछे चलता है. किससे? इंडक्टर वोल्टेज से. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पहले इस लेक्चर में हमें बात करनी है दैट इज पावर थ्रू कैपेसिटर. ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? पावर इन वन साइकिल या पावर एब्जॉर्ब्ड इन वन साइकिल ऑफ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बात करनी है पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिसिपेटेड इन वन AC साइकिल. एक AC साइकिल में हमें पावर डिसिपेट कितना होता है, एक कैपेसिटर कितना पावर एब्जॉर्ब करता है या कितना पावर हम देते हैं कैपेसिटर को एक कंप्लीट साइकिल में, उसकी बात हमें अभी करनी है. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी? तो पहले मैं एक बार वापस वोल्टेज की वैल्यू लिखती हूँ कि हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या थी हमारे पास. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वॉज Vm sin ओमेगा t. ठीक है, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या आया था हमारे पास? इंस्टेंटेनियस करंट I वॉज Im cos ओमेगा t आया था, जिसको हमने किसके इक्वलेंट लिखा था? इसको हमने ऐसे लिखा था Im sin ओमेगा t प्लस π/2, कुछ ऐसे लिखा था. ठीक, ताकि हम इनको एनालाइज कर सकें, देख सकें कि किस तरह से वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस मिल रहा है. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि दोनों ही साइन के फंक्शन हैं और π/2 फेज ऐड हो गया है. इसका मतलब π/2 फेज आगे चल रहा है करंट किससे? वोल्टेज से. ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम आपको मैंने बता दिया था लास्ट लेक्चर में. जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरा लास्ट लेक्चर देख लें. ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की. ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? तो हमें पता है कि पावर क्या होती है, V × I. ठीक, और V कितना है? Vm है, V है Vm sin ओमेगा t. ठीक, इनटू करंट है Im cos ओमेगा t. ठीक, जहाँ अगर तुम्हें ध्यान हो ये Im किसके इक्वल था? Im इज द पीक वैल्यू. और ये किसके इक्वल था? ये इक्वल था आपके Vm इंटू या अपॉन 1/ωc. इसके इक्वलेंट था. और 1/ωc को हमने किसके इक्वल लिखा था? इसको हमने कहा था रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम दिया था. ठीक है, सो पीक वैल्यू ऑफ करंट वी वर गेटिंग बाय वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ωc कर दें, या मैं कहूँ कि Im इज इक्वल टू Vm अपॉन XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या थी? ओम इसकी यूनिट थी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो काम रेजिस्टेंस कर रहा है एक किसमें? रेसिस्टिव सर्किट में, वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है? रिएक्टिव कैपेसिटेंस कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें तो इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड या इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड क्या आएगा? Vm × Im और साथ में है हमारे पास sin ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t. ठीक है,
या इसको मैं क्या लिख दूं, साइन ए कॉस बी है, सॉरी साइन ए साइन कॉस ए है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो साइन 2a इज इक्वल टू होता था साइन 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ पर ए की जगह एंगल क्या है, ओमेगा टी, तो यहाँ से मैं साइन ए कॉस ए की जगह क्या लिख सकती हूँ, साइन 2a/2 लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू Vm इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो किसके इक्वलेंट होगी, Vm इंटू आई एम बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, इसके इक्वलेंट हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हुई इंस्टेंटेनियस पावर की बात। अब यहाँ पर अगर हमें एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर इन 1 साइकिल, तो वो हम क्या कर दें, कैसे कर दें, तो वो हम यहाँ पर इसी का एवरेज ले लें। ठीक, तो एवरेज लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम एवरेज ले लें, तो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन 1 साइकिल, ठीक, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन 1 साइकिल, एक साइकिल में जो पावर डिसिपेट होगी कैपेसिटर के अक्रॉस, वो कितनी आएगी आपके पास, एवरेज वैल्यू ऑफ Vm इंटू आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, और इस पूरे की एवरेज वैल्यू। ठीक, अब आपको पता है कि Vm क्या है, पीक वोल्टेज, और Im क्या है, पीक करंट, और 2 भी क्या है, कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो एवरेज वैल्यू किसकी ली जाएगी, साइन 2 ओमेगा टी की। यानी एवरेज पावर डिसिपेटेड इन 1 साइकिल इज इक्वल टू Vm Im बाई 2, इसकी एवरेज वैल्यू तो यही आएगी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, दिस इज एवरेज पावर इन 1 साइकिल, एक साइकिल के अंदर 0 से t टाइम पीरियड के बीच में जो पावर डिसिपेट होगी वो कितनी है, Vm Im बाय 2, और इसके साथ हम ले लेंगे एवरेज किसका, साइन 2 ओमेगा टी का। ठीक है, अब साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज है, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि साइन 2 ओमेगा टी हो चाहे कॉस 2 ओमेगा टी हो, दोनों का ही एवरेज क्या होता है, 0। ठीक, और इसका एवरेज 0 है, इसका मतलब ये क्वांटिटी 0, दैट मीन्स एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। ठीक है, एक कैपेसिटर के अक्रॉस भी एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो होती है वो भी कितनी होती है, 0 होती है। एक साइकिल में एवरेज पावर जो एक साइकिल में कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, 0। ठीक, लेकिन अगर इंस्टेंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड और व्हाट इज द पावर ऑफ द एट दिस टाइम, तो वो पावर आपके पास कैसे आ जाएगी, Vm Im अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलें यहाँ आगे चलें। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है। ठीक है, इसका फेजर डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, उसको और डिटेल में भी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आपका पेज नंबर 243 निकालें, जिसमें कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इसका क्या मतलब है। एवरेज पावर डिसिपेटेड हमारे पास 1 साइकिल में क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो उसको कैसे समझा रहा है वो। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे आगे की बात करते हैं। चलें आगे, देखिए अब ओके, चलिए अब हमारे पास हमने क्या कहा है, हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, v की वैल्यू आपको इंस्टेंटेनियस दे रखी है, v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, i की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में। इधर आपके पास या तो पावर होगी, या वोल्टेज होगा, या फिर करंट होगा, या फिर होगा चार्ज।
ठीक है, ये 4 ही चीज़ हो सकती हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो सकती है, या तो करंट हो सकता है, उसके अक्रॉस करंट आप देख लें, पाथ में करंट कैसे चेंज होगा, वोल्टेज कैसे चेंज हो रही है, चार्ज कैसे चेंज हो रहा है, और आपकी पावर कैसे कंज्यूम हो रही है। ठीक है, उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया विद टाइम, एक टाइम के साथ मैं क्या कर रही हूँ, ओमेगा टी कहूँ या कहूँ टी, एक ही बात है। ठीक है, इसको मैं एक बार, ये आपकी पीक वैल्यू कह लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से 4 पार्ट्स में मैंने क्या किया, एक साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि यूँ मान लीजिए कि अगर मैं टी के फॉर्म में बात कर रही हूँ, टाइम के साथ अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ, तो यहाँ पर टाइम होगा t/4, यहाँ पर टाइम होगा t/2, यहाँ पर टाइम होगा 3t/4, और यहाँ टाइम हो जाएगा आपका कंप्लीट 1 साइकिल का टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपकी बात हुई। तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ये पॉइंट है आपका 0, ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, यानी मैंने एक साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो ग्राफ बनाएंगे उसको समझते हैं। ठीक है, जो हमने अभी जो फेजर डायग्राम हमने जो बनाए थे उन्हीं की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, एवरेज पावर डिसिपेटेड एक साइकिल में 0 कैसे है, ठीक है, वही हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज साइन फंक्शन के फॉर्म में चेंज हो रही है, तो मैं कह देती हूँ कि वोल्टेज क्या है, Vm साइन ओमेगा टी, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कुछ ऐसे है। ठीक है, वोल्टेज आपके पास कैसे है, वोल्टेज आपके पास कुछ इस तरह से है, यहाँ मैक्सिमम, फिर π/2 पर 0, फिर यहाँ पर मैक्सिमम 3t/2 4 पर, और फिर t पर हो गया 0। ये किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज। ये किसका ग्राफ है, ये है आपका वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब t = 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, t = 0, t की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 0, यानी वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से। वोल्टेज कहाँ पर है, यहाँ वोल्टेज है 0। ठीक, अब जब आप यहाँ पर जब टाइम t/4 होता है तो एंगल कितना होगा, यहाँ पर अगर आप टाइम t/4 रखेंगे, देखो यहाँ पर मैं आपको रख के बताती हूँ, साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं, 2π/t रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 2πf, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। ठीक, तो वहाँ से और मल्टीप्लाइड बाय टाइम की जगह हम रखें t/4। ठीक है, क्या रखें, t/4, यहाँ से t से t कैंसिल, 4 और ये 2 कैंसिल, तो अब ये आ गया आपके पास साइन π/2, कितना आ गया, साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 इज 1। ठीक, साइन π/2 1, यानी v की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम Vm के बराबर, जो कि दिख रही है यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, V मैक्सिमम के बराबर है, या यूँ कहें कि पीक वोल्टेज के बराबर है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ तक ये ग्राफ किसका बन गया, हमारा साइन फंक्शन बन गया विद वोल्टेज, वोल्टेज की पीक वैल्यू है Vm, और ये वोल्टेज के लिए आपका ग्राफ आ गया। ठीक, कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास करंट का ग्राफ कैसा है, Im cos ओमेगा t, या तो मैं कहूँ कि cos का फंक्शन है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि साइन का ओमेगा t वाला जो फंक्शन है उसका π/2 फेज आगे है, π/2 फेज आगे है, यानी अगर मेरा ये साइन का ग्राफ है तो π/2 फेज आगे, यानी मुझे π/2 एंगल आगे से ग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से।
क्लियर हुई बात, समझ में आई बात? यानी cos ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है, जैसा कि साइन का π/2 फेज आगे चल जाता है ना, उसके बाद आता है। तो यहाँ से मेरे पास करंट का ग्राफ कैसा आएगा, करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये वाला। करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट। ये ग्राफ है किसका, करंट का। यानी यहाँ पर मैं ये क्या दिखा रही हूँ, करंट आई, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? चलिए तो अब आगे चले। अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि चार्ज का ग्राफ बनाइए विद ओमेगा टी, एंगल के साथ चार्ज का ग्राफ बनाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटर के लिए क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू वी होता है, ये होता है, ठीक। मुझे चार्ज के साथ वैल्यू देखनी है, ओके सॉरी उल्टा लिख दिया ये मैंने, इट शुड बी Q इज इक्वल टू सी वी, ये आएगा Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ये होता है ना। यानी वोल्ट चार्ज किसके अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। चार्ज किसके हिसाब से वेरी हो रहा है, इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। यानी अगर V जिस फेज में होगा उसी फेज में क्या रहेगा हमारा करंट। समझ में आ रही बात कि भाई चार्ज की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो कैपेसिटेंस तो उस कैपेसिटर का कांस्टेंट हो गया, ठीक। वैल्यू क्या आएगी, Vm साइन ओमेगा टी, इस किसी इंस्टेंट पर ये वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया मैक्सिमम चार्ज, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Q इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज Qm इंटू साइन ओमेगा टी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यानी कि चार्ज का फेज किसके हिसाब से होगा, वोल्टेज के हिसाब से होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम तो चार्ज भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज मिनिमम तो चार्ज भी मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्ट चार्ज की कितनी होगी, C इंटू वी एम। C इंटू वी एम को मैं क्या कह रही हूँ, मैक्सिमम चार्ज QM। क्लियर है? तो यहाँ से C कई जगह आपसे पूछ सकता है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट दैट टाइम। तो कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो मल्टीप्लाइड बाय पीक वोल्टेज। क्लियर? तो यहाँ से ये, इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि चार्ज जो होगा वो चार्ज क्या होगा, जैसे वोल्टेज चेंज हो रही है साइन फंक्शन के हिसाब से वैसे ही चार्ज चेंज होगा। यानी यहाँ पर अगर मैं चार्ज का ग्राफ बनाऊं तो चार्ज का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम वहाँ पर चार्ज भी मैक्सिमम, जहाँ पर वोल्टेज कम तो वहाँ पर चार्ज भी कम। ये जो डॉटेड लाइन है ये चार्ज किसका है, ये ग्राफ किसका है, इट इज़ द ग्राफ ऑफ चार्ज विद टाइम। टाइम के साथ चार्ज का ग्राफ है ये। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये करंट का ग्राफ आ गया आपका कॉस फंक्शन के हिसाब से, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ आ गया अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। और क्योंकि चार्ज इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन और चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, charge across the capacitor is directly proportional to the voltage, so we can say the phase of charge and voltage will remain same। और I can say जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज डिक्रीज हुआ वैसे वैसे चार्ज डिक्रीज हुआ, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज गया बढ़ा तो चार्ज भी ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ बढ़ा और फिर ज़ीरो हुआ। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, हमें क्या पता है इस फर्स्ट 1/4 साइकिल में 0 से लेकर 1 वाली जो ये 1/4 साइकिल है, 4 पार्ट्स कर दिए ना एक साइकिल के, तो ये उसका 1/4 पार्ट। इस 1/4 पार्ट की बात करते हैं। इस 1/4 पार्ट में देखो ये रहा आपका वोल्टेज का ग्राफ, ये रहा आपका करंट का ग्राफ। और हमें पता है कि पावर क्या होती है, पावर होती है आपके पास P इज इक्वल टू V इंटू आई। कितनी होती है? V इंटू आई। इसका मतलब जब वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी कैसा है, पॉजिटिव साइकिल ही है। वो अलग बात है कि करंट डिक्रीज हो रहा है लेकिन साइकिल कैसी है,
पॉजिटिव साइकिल है। इसका मतलब V भी पॉजिटिव और I भी पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, पावर विल बी पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव यानी कहीं ना कहीं सोर्स से पावर एब्जॉर्ब की है। क्या हुआ है? पावर सोर्स से एब्जॉर्ब की है, और पावर सोर्स से एब्जॉर्ब की है यानी मैं यूँ कह सकती हूँ कि यहाँ पर पावर क्या हुई है? पॉजिटिव आएगी। ये आ गई आपकी पॉजिटिव साइकिल, ठीक। और ये जो पावर आ रही है हमारे पास, ये पावर कैसी है? पॉजिटिव। और इस साइकिल में, ठीक है, ये आपका I का ग्राफ, ठीक है, और ये हो गया आपका पावर का ग्राफ, ऊपर वाला सबसे लास्ट, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस साइकिल में 0 से 1 वाली साइकिल में पावर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। पावर हमने एब्जॉर्ब की फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। यानी कि अगर मान लो आपका ये है आपका सर्किट कि ये कैपेसिटर और इसके अक्रॉस आपने लगाई AC सोर्स, ठीक, और इस AC सोर्स के अक्रॉस, ठीक है, आपने AC सोर्स लगाया EMF E का, और यहाँ पर अब ये वाली प्लेट हो गई आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये प्लेट है आपकी नेगेटिवली चार्ज, और चार्ज करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो A प्लेट और B प्लेट, A प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई और B प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज हो गई, यानी पॉजिटिव 1/4 पॉजिटिव साइकिल में जब करंट आपका रहेगा पॉजिटिव, उस कंडीशन में, या मैं यूँ कहूँ कि वोल्टेज आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उस केस में हमारा जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे क्या होगा? चार्ज होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे 0 से वोल्टेज बढ़ा π/2 तक, या यूँ कहूँ कि T/4 टाइम में जब वोल्टेज बढ़ा, तो वोल्टेज बढ़ा इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज यहाँ तक बढ़ने के बाद चार्ज भी क्या हुआ? बढ़ा। इसका मतलब कैपेसिटर जो इनिशियली 0 चार्ज पर था, उसके ऊपर चार्ज 0 था, जब π/2 वोल्टेज पर पहुंचा, या वोल्टेज की वैल्यू जब इस 1 वाली साइड पर पहुंची, π/2 फेज तक पहुंच गई, उस कंडीशन में मैक्सिमम चार्ज हो गया वो कैपेसिटर, ठीक। और A प्लेट हो गई पॉजिटिवली चार्ज, B प्लेट हो गई आपकी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। पावर क्या हुई? पावर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से अब पावर एब्जॉर्ब हुई है। क्लियर? चलें आगे। अब इस सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में ये आपका करंट का ग्राफ आ रहा है ना, ये क्या है आपका? करंट का ग्राफ। करंट का ग्राफ है यानी करंट इज नेगेटिव नाउ। करंट क्या हो गई? उसकी नेगेटिव साइकिल चल पड़ी। करंट की नेगेटिव साइकिल है, वोल्टेज इज पॉजिटिव, यानी पावर इज इक्वल टू V इंटू I, और क्योंकि I मेरा नेगेटिव है इसलिए पावर भी क्या मिलेगी आपको? माइनस में मिलेगी। कितनी मिलेगी? -VI मिलेगी, ठीक है। अब ये जो पावर आपको -VI मिल रही है, इसका मतलब कि ये कुछ ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा पावर का नेगेटिव साइकिल में। ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका? पावर। नेगेटिव मिली पावर, इसका मतलब ये है, नाउ इन दिस केस इट मीन्स पावर इज रिटर्न टू द सर्किट, और आई कैन से रिटर्न टू द सोर्स। दिख रहा है बच्चों? बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए, तो इसका मतलब इस सेकेंड हाफ 1 से 2 वाले पार्ट में क्या हो रहा है? पावर इज रिटर्न बैक टू द सोर्स, यानी अब क्या होगा कि पहली 1/4 साइकिल में तो ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, ठीक बात है, और दूसरी साइकिल में जब हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ, ये तो साइकिल कहाँ से कहाँ थे? 0 to 1, 0 से लेकर 1 के बीच में, और 0 से लेकर 1 के आगे की बात करें कि 1 से 2 के बीच में, ये 1 to 2 वाले पार्ट में कि क्या होगा? यहाँ पर होगी तो पॉजिटिव साइकिल ही, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, लेकिन
अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और वो करंट सप्लाई करेगा सर्किट में। ठीक, क्या करेगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर खुद का जो चार्ज है वो भी सर्किट को प्रोवाइड करते जा रहा है। ठीक है, यानी इस पार्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर बेसिकली मैं यूँ कह सकती हूँ कि 0 से 1 के बीच में यहाँ पर कैपेसिटर इज चार्ज 0 to 1 साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हुआ, और यहाँ 1 to 2 साइकिल में यहाँ पर कैपेसिटर इज डिस्चार्ज। कैपेसिटर क्या हुआ है? कैपेसिटर यहाँ पर अब डिस्चार्ज हुआ है। ठीक है, यानी पहले तो वो उसने सोर्स से एब्जॉर्ब किया और खुद को चार्ज किया। ठीक है, पहले उसने सोर्स से चार्जेस ले लेकर खुद को चार्ज किया, और जैसे ही करंट की वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी, या यूँ कहें कि वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो उसने क्या किया, खुद का चार्ज धीरे धीरे सर्किट में सप्लाई कर दिया। तो पहली 1/4 साइकिल में तो खुद चार्ज हुआ, नेक्स्ट 1/4 साइकिल में वो खुद डिस्चार्ज हो गया और सर्किट में करंट सप्लाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो 2 to 3 पार्ट में, 2 to 3 पार्ट में आपका ये है वोल्टेज, ये रहा, और ये रहा आपका करंट। सिंस V एंड I पावर क्या होगी 2 to 3 पार्ट में। ठीक है, पावर क्या होगी, वोल्टेज इज नेगेटिव, -V, करंट भी क्या है नेगेटिव, -I माइनस मिलके फिर पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव VI। यानी यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर अगेन पावर का आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गई आपकी पावर एब्जॉर्ब्ड, और पावर एब्जॉर्ब फिर कैसी आई, पॉजिटिव। इसका मतलब इस पार्ट में फिर से सोर्स से कैपेसिटर ने एब्जॉर्ब किया, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, देखो अब यहाँ पर उसने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी है। कैपेसिटर ने पोलैरिटी कैसे चेंज कर दी कि EMF का सोर्स था, पहले ये A प्लेट, ये थी आपकी A प्लेट और ये B प्लेट, A प्लेट थी पॉजिटिव, B प्लेट थी नेगेटिव। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर अब फिर से कैपेसिटर चार्ज होने लगा है, सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, इसलिए अब क्या हो गया, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर अब कैपेसिटर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हुआ है। ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी पोलैरिटी उसकी चेंज हो गई। अब A प्लेट नेगेटिव हो गई, B प्लेट हो गई पॉजिटिव। ठीक, लेकिन फिर से चार्ज हो गया, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पावर इज अगेन पॉजिटिव। फिर से उसने सोर्स से कुछ पावर एब्जॉर्ब की है। ठीक, एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट 1/4 साइकिल, तो यहाँ पर करंट हो गया आपका पॉजिटिव, वोल्टेज इज नाउ नेगेटिव। वोल्टेज नेगेटिव साइकिल में है या नेगेटिव पार्ट में है, और करंट है आपका पॉजिटिव पार्ट में। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फ्रॉम 3 पार्ट to 4th पार्ट वी कैन से पावर विल बी इक्वल टू वोल्टेज इज नेगेटिव एंड करंट इज पॉजिटिव। तो फिर -VI आएगी वैल्यू, और -VI का मतलब अब फिर आपके पास पावर के लिए ये ग्राफ आएगा, ये, और ये जो आगे आपके पास पावर के लिए ग्राफ, ये ग्राफ कैसा है, नेगेटिव। दैट मीन्स इन दिस पार्ट, अब इसके लिए अगर सर्किट में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब फिर क्या होगा, ये जो कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर अब अपना चार्ज क्या कर देगा, धीरे धीरे वापस सर्किट में सप्लाई कर देगा। ठीक है, वापस ये सर्किट में चार्ज अपना सप्लाई कर देगा। यहाँ पर I करंट ये वापस सर्किट में सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि कैपेसिटर पहले चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ, और फिर डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट साइकिल। इससे एक बात तो समझ में आ रही है ना कि 2 बार तो एब्जॉर्ब हुई पावर, पॉजिटिव आई, और दोनों बार ही नेगेटिव। इसका मतलब वैल्यू तो क्या आ रही है, नेट वैल्यू ऑफ पावर इज 0, या यूँ कहें कि नेट पावर एब्जॉर्ब्ड इन 1 कंप्लीट साइकिल विल बी 0।
ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में, एसी की एक कंप्लीट साइकिल में जो पावर एब्जॉर्ब्ड होगी वो क्या होगी, 0। क्लियर है ये बात? ठीक है, चले आगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट 1/4 साइकिल में कैपेसिटर एब्जॉर्ब करता है पावर और खुद को चार्ज करता है। नेक्स्ट 1/4 साइकिल में वो वही पावर वापस सर्किट को लौटा देता है, या सप्लाई जो उसका सोर्स है उसको वापस पावर सप्लाई कर देता है और खुद भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। नेक्स्ट 1/4 साइकिल में क्या होगा कि अब वो अपनी पोलैरिटी चेंज करके, या यूँ कहें क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी हमारे कैपेसिटर की, पर वो फिर भी चार्ज होगा लेकिन ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ। यहाँ दिखने में तो करंट हमें ऐसे दिख रहा है, बट बेसिकली ये करंट जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है इसलिए आप ऐसे ही करें इसको। तो यहाँ पर चार्ज हुआ फिर से कैपेसिटर, और फिर यहाँ पर अगली 1/4 साइकिल में या लास्ट 1/4 साइकिल में फिर से वो डिस्चार्ज हो गया, यानी पावर पहले एब्जॉर्ब हुई, फिर उसने छोड़ी, फिर एब्जॉर्ब की और फिर छोड़ दी। तो नेट वैल्यू ऑफ पावर विल बी 0। क्लियर है ये बात यहाँ तक? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। Any doubts, students? Yes, किंजल? चलें आगे। चलिए, तो विद दिस द पार्ट ऑफ एसी सिंगल सारे के एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया। हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, हमने रेसिस्टर पढ़ लिया, हमने इंडक्टर पढ़ लिया। अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंबाइंड पार्ट ऑफ एलसीआर सर्किट, यानी एक सर्किट हम ऐसा बनाएंगे जिसमें इंडक्टर को भी लगाएंगे, कैपेसिटर को भी लगाएंगे और अपने रेसिस्टर को भी लगाएंगे, और तीनों को हम क्या लगाएंगे, सीरीज में। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसका। अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वोल्टेज अप्लाइड, एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज एलसीआर सर्किट। एक सीरीज एलसीआर सर्किट में हम क्या अप्लाई करें, वोल्टेज अप्लाई करें तो क्या होगा, एसी वोल्टेज applied to a series LCR सर्किट। ठीक है, सीरीज LCR सर्किट के अक्रॉस अगर हम AC वोल्टेज अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा एक AC सोर्स हमने लगा दिया, ये AC सोर्स, इसमें हमने लगाया एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक लगा दिया रेसिस्टर, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर बनाते हैं इसको। और EMF सोर्स का, या यूँ कहिए कि E हमने एनर्जी सोर्स लगाया, या कहें कि AC सोर्स लगाया। ये L इंडक्टर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक रेसिस्टर है। तीनों को हमने एक सीरीज सर्किट में अप्लाई किया है। ठीक है, मान लीजिए कि इस LCR सर्किट के अक्रॉस, ठीक है, LCR सर्किट के अक्रॉस किसी पर्टिकुलर टाइम पर वोल्टेज क्या होता है कि इफ voltage across LCR circuit, if voltage across LCR circuit is at any time t, at any time t is
कितनी है, v इक्वल टू है मान लीजिए Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमारे पास जो सोर्स है AC सोर्स, उसकी किसी पर्टिकुलर टाइम t पर जो वैल्यू है वोल्टेज की वो क्या है, v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक, और मान लीजिए कि चार्ज कितना है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चार्ज है q। ठीक है, इफ आई कैन से इफ q इज द चार्ज and I is the current at time t, at time t टाइम पर मान लेते हैं कि Q चार्ज है और I करंट है उस पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो क्या हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से क्या इस सर्किट में हम क्या अप्लाई करें, KVL। ठीक है, इस बात में अगर हम KVL अप्लाई करें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, V इज इक्वल टू L di/dt प्लस Q बाय C प्लस I इंटू रेसिस्टेंस R। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर हमारे सर्किट में हमारे पास वोल्टेज अगर है V, ठीक है, तो इस V वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, इस V वोल्टेज को हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम कह रहे हैं VL, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है जिसको हम कह रहे हैं VC, और ये है रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जिसको हम कह रहे हैं VR। तो ये पूरे का पूरा जो रेसिस्टेंस वोल्टेज है यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना हो गया, VL प्लस VC प्लस VR, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारे सोर्स का उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वोल्टेज है वो होना चाहिए। ठीक, इसीलिए मैंने क्या लिखा कि V सोर्स का जो वोल्टेज है उस पर्टिकुलर टाइम पर V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। VL इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी रेसिस्टेंस की जगह पर एक इंडक्टर लगा दे तो वहाँ पर भी आप वोल्टेज ऐसे ही लिखेंगे L di/dt। ठीक, करंट कोई कैपेसिटर दे दे तो वहाँ पर अगर आपसे चार्ज पूछ रहा है तो बीच में सर्किट में क्या लगा देना आप, Q/C। ठीक है, तो यहाँ से L di/dt, ठीक है, L di/dt तो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पर चार्ज है Q और करंट है I, तो उसी के अकॉर्डिंग इंडक्टर के अक्रॉस तो हो जाएगा L di/dt प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा Q/C प्लस I इंटू R होता है वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम इसको, हाँ बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ हमारा पाथ के, या यहाँ पर मैंने क्या किया, KVL अप्लाई किया है इस पूरे पाथ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो आपका एनालिटिकल मेथड, यानी जो आप मैथमेटिकल टूल्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन वगैरह इस्तेमाल करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक में दे रखा है दैट इज़ फेज़र वे, फेज़र डायग्राम के हेल्प से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो फेज़र मेथड बहुत आसान है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड आप सॉल्व करेंगे, हम उससे भी करेंगे, लेकिन आसान ज़्यादा कौन सा है, फेज़र है। अगर आपको वेक्टर्स ध्यान है, थोड़ा सा वेक्टर के रूल्स ध्यान है, तो आपके लिए फेज़र ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं यूजिंग
फेज़र डायग्राम्स। पहले हम फेज़र डायग्राम्स से सॉल्व करेंगे और फिर इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे।